चलिए हम पिछली क्लास में जो बात किए थे एक नजर उसको देखेंगे। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? तो जी पिछली सर। क्लास में हमने जो बात किया था सर उसको हम आज एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने भारत के नामकरण पर बात किया था, आर्यावर्त। अगर आर्य शब्द आ रहा है तो सीधे सीधे हमको आर्यावर्त नाम करना है। और राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर भारत, और जो कबीला था, जो सबसे बड़ा था ताकतवर कबीला, उसके राजा जो भरत के नाम पर। फिर हिंदुस्तान, तो ईरानी लोग स को हा बोलते थे, तो सिंधु नदी के उस साइड रहने वाले, मतलब उनके दिशा से सिंधु नदी के उस पार रहने वाले को हिंदू कहते थे। हिंदू स्थान था और हिंदू स्थान के कारण हिंदू लोग भी हो गए। तो ये हिंदुस्तान हो गया। फिर उसके बाद इंडिया, तो यूनानी सिंधु नदी को इंडस कहते थे, इसलिए इंडिया नाम पड़ा। फिर जम्बूद्वीप, तो पुराणों और बौद्ध ग्रंथों में एशिया का जो प्राचीन नाम है वो जम्बूद्वीप मिलता है। फिर हम अवस्थिति विस्तार पर बात किए थे। अक्षांशी स्थिति 8, 4, 37, 6, और द्वीपों सहित जब लेते हैं तो 6, 45 और 37, 6। देशांतरी विस्तार 68, 7 और 97, 25। अक्षांशी विस्तार में उत्तर उत्तर ही आएगा, देशांतरी विस्तार में पूर्व पूर्व ही आएगा, क्योंकि हमारा जो देश है भारत है वो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। यदि हम उसको बीच से काटेंगे, क्षैतिज काटेंगे तब उत्तरी गोलार्ध, यदि हम स्ट्रेट में काट दिए तो पूर्वी गोलार्ध। तो इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। फिर हमने क्षेत्रफल देखा था जिसमें रक्का बाई मैंने एक कोड बताया था, RCCA-BA-I 7वां स्थान। उसके बाद सीमा देखे थे, तो जिसमें बहुत प्रश्न आते हैं तटीय सीमा, तो 6100 किलोमीटर तटीय सीमा है। द्वीपों सहित लेते हैं तो 7516.6 किलोमीटर। सबसे जो ज्यादा तटीय सीमा शेयर करता है वो राज्य है गुजरात, और सबसे कम जो शेयर करता है वो है गोवा। इसके बाद बिंदु देखे थे, उत्तर में इंदिरा कॉल, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, पूर्व में किबिथु, पश्चिम में गुहार मोती, और मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट जो बोलते हैं वो केप केमोरिन है, जो कन्याकुमारी है। इसके बाद जो स्थलीय पड़ोसी देश है, इसका कोड याद रखने के लिए बचपन में MBA याद रखेंगे, बचपन में MBA। जलीय पड़ोसी देश 2 हैं, श्रीलंका है और मालदीव है, जिसमें प्रश्न आते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच में या किस जल संधि से अलग होता है, तो पाक जल संधि है और मन्नार की खाड़ी है, तो पाक जल संधि वाला आंसर इसमें आएगा। मानक जो समय है वो 82.5 पूर्वी देशांतर नैनी नामक स्थान से, जो कि प्रयागराज के समीप है, वहां से लिया गया है। फिर कर्क रेखा तो 23.5 डिग्री, जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। फिर 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश पढ़े। फिर हमने हिमालय के बारे में पढ़ा, जो सबसे नवीन वलित पर्वतमाला है, जो प्रहरी है, और इसका विस्तार नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरुआ तक की है। फिर आगे प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत पढ़े, जहां से ये उत्पन्न हुआ है। वर्गीकरण पढ़े, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। ट्रांस हिमालय सबसे पीछे जो है, जहां पर शीत मरुस्थल है। फिर महान हिमालय है, जहां पर बड़ी बड़ी ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट वगैरह महान हिमालय, जिसको हिमाद्री कहते हैं। फिर मध्य हिमालय ग्रीनरी है, जो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र आता है, उत्तराखंड का आता है। फिर शिवालिक है। उसके बाद ट्रांस हिमालय, जिसका प्रमुख जो चोटी है वो है K2 गार्डविन आस्टिन, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। फिर हिमाद्री है, हिमाद्री में जो प्रमुख चोटियां हैं वो एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट है 8848, और कई जगह 8850 भी देखने को मिलेगा। ये 8848 मीटर या 8850 मीटर। दूसरा इसमें 8586 मीटर। और माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, नेपाल में इसको सागर माथा कहते हैं। फिर मध्य हिमालय, जहां पर मर्ग या बुग्याल घास भूमि मिलती है, सोनमर्ग, गुलमर्ग जैसी जगह है। शिवालिक बाह्य हिमालय, जिसमें दून और द्वार, उत्तराखंड में दून जैसे शब्द मिलेंगे और द्वार भी मिलेंगे।
ये सब शिवालिक के नीचे वाले क्षेत्र हैं। फिर हमने नदी और हिमनद पढ़े। सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। वहां से फिर गंगोत्री यमुनोत्री ग्लेशियर है। गंगोत्री ग्लेशियर से गोमुख से गंगा नदी जो भागीरथी के रूप में निकलती है, देवप्रयाग में गंगा नदी बनती है, और यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। फिर हमने उत्तर के विशाल मैदान के बारे में पढ़ा था, जो सबसे उपजाऊ भूमि है। यहाँ पर 3 नदी प्रणाली है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। उत्तर के विशाल मैदान में सिंधु वाला जो है वो पूरा पंजाब एरिया है, हरियाणा वाला है। गंगा का पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, और सिंधु के में असम का क्षेत्र आता है। फिर हमने एक शब्द पढ़ा था चोस, जो होशियारपुर में शिवालिक पहाड़ियों से आने वाली जो नदी जो अपर्दन करती है भारी मात्रा में, उसको चोस कहते हैं। दोआब क्षेत्र, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। सिंधु नगर नदी के सिंधु सागर जो है उसको सिंधु और झेलम के बीच में है। चज चिनाब झेलम के बीच, रचना रावी चिनाब के बीच, बारी ब्यास रावी के बीच, बिस्त ब्याज और सतलुज के बीच। फिर गंगा का मैदान, इसको देखें, जो विसर्प नदियां बनाती हैं, सबसे ऊपर से जब आती है पहाड़ों से तब वो वी आकार की घाटी बनाती हैं। हिमनद जो है वो यू आकार की घाटी बनाती है, और मैदानी क्षेत्र में विसर्प, और जब समुद्र में मिलती है तो उसके पहले डेल्टा बनाती है। ब्रह्मपुत्र का मैदान, जिसको असम घाटी, जहाँ बहुत बाढ़ आते हैं, यहीं पर हमने भाबर, तराई, बांगर और खादर देखा। भाबर मतलब जहाँ पर जो कंकड़ पत्थर हैं उससे युक्त क्षेत्र है। भाबर तराई जो दलदली क्षेत्र है। बांगर जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी जहां तक बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता, और खादर जहां पर नई जलोढ़ मिट्टी, हर साल बाढ़ का पानी पहुंचता है और नई जलोढ़ मिट्टी वहां पर एकत्रित होती है। सबसे उपजाऊ होता है खादर। ठीक है, इसके बाद हम आज जो पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीप मैं बताया था कि जहां पर 3 तरफ पानी से घिरा है और एक तरफ भूमि से, जमीन से। तो भारत का सबसे प्राचीन और स्थिर भूभाग है प्रायद्वीपीय पठार। तो यहां पर देखिए, जो इसकी उत्पत्ति है वो प्राचीन गोंडवाना लैंड से हुई है। तो प्राचीन गोंडवाना लैंड था, उसका टूटा हुआ हिस्सा है, तो सबसे पुराना और स्थिर है। ठीक है, इसका आकार जो है त्रिभुजाकार है, जैसे कि आपको दिखाई पड़ रहा है, त्रिभुज के जैसा है शेप, जिसमें उत्तर और दक्षिण जान सकते हैं किधर को उत्तर है, कौन सा दक्षिण है। उत्तर वाला एरिया देखो जो सबसे लंबा है, सबसे लंबा है, इसको उत्तर आधार बोलेंगे। जो छोटा सा दक्षिण शीर्ष है कन्याकुमारी का, वो एक बिंदु पे जाकर के सिमट रहा है। हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है। अब चलिए आगे देखते हैं कि पठार का विभाजन और ढाल। तो केंद्रीय उच्च भूमि जो बीच वाला है, जिसका जो ढाल है सेंट्रल का, वो किधर है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिण पश्चिम किसको कहेंगे, जो दक्षिण दिशा, नीचे दक्षिण है, इधर पश्चिम है, तो जो ये वाला भाग है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। तो यहाँ पर जो नदियां हैं वो इसी दिशा में ऐसे बहती हैं, चंबल, बेतवा, तो ये ऐसे बहती हैं और जाकर के यहाँ यमुना नदी में जैसे मिल जा रही हैं। वैसे ही दक्कन का जो पठार है, दक्कन का पठार का जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व। तो यहाँ पर नदियां जो देखने को मिलेंगी वैसी बहेंगी, जिधर ढाल होता है नदियां उधर ही बहती हैं। तो इसमें गोदावरी, महानदी, कृष्णा। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो पर्वतमाला है, तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान में है, मालवा का पठार मध्य प्रदेश में है, बुंदेलखंड, बघेलखंड ये भी मध्य प्रदेश में है, और जो छोटा नागपुर का पठार है वो जो ऊपर का एरिया आता है, जिसका झारखंड का एरिया जो है, वहां पर छोटा नागपुर का पठार है। प्रमुख जो नदियां हैं इसमें चंबल, बेतवा, केन, ये सभी यमुना की सहायक नदियां हैं। अब देखिए अरावली पर्वतमाला, इससे प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। मैं थोड़ा भी फास्ट चल रहा हूँ ना, क्योंकि समय हमारा कुछ एक्स्ट्रा निकल गया था, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। जब प्रश्न उत्तर बनाएंगे तो आपको फिर क्लियर हो जाएगा कि क्या उत्तर आएगा उसमें।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अरावली जो पर्वतमाला है यह विश्व की सबसे पुरानी अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट मतलब जो अवशिष्ट जैसे पदार्थ होते हैं जिसको हम रेसिड्यूअल बोलते हैं, अपशिष्ट पदार्थ, उससे इकट्ठा होकर के जो पर्वतमाला बनी है। तो इसका जो विस्तार है गुजरात से लेकर के दिल्ली तक है और मुख्य रूप से राजस्थान में यह पर्वतमाला है। और इसी पर्वतमाला के कारण थार का मरुस्थल है। थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल इसलिए है क्योंकि वो वृष्टि छाया प्रदेश बनाता है। वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? आप जानते हैं वृष्टि छाया प्रदेश? तो ऐसा क्षेत्र या ऐसा प्रदेश जहां पर बारिश नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि वहां पर कोई ना कोई पहाड़ होता है जो मानसूनी हवाओं को रोक देता है। मानसून उधर जाता है और पहाड़ में रुक जाता है तो उसके दूसरे तरफ बारिश नहीं हो पाती। पूरा का पूरा मानसून इधर ही रुकेगा और पूरी बारिश यही हो जाएगी। तो इसलिए अरावली पर्वत के उस पार हम देखते हैं थार का मरुस्थल है, लेकिन अरावली पर्वत के इधर आएंगे जैसे उदयपुर वाला जो क्षेत्र है और जयपुर वाला क्षेत्र है, तो वहां पर आपको वो सब मरुस्थल उतना नहीं मिलेगा। उदयपुर में तो आपको बहुत सारे झीलें मिलेंगी। पूरा उदयपुर राजस्थान में है लेकिन वो झीलों का शहर है। वहां पर झीलें बहुत सारी हैं एकदम। अगर आप लोग कभी गए होंगे उदयपुर तो देखे भी होंगे कि वहां बहुत सारे झील हैं और सभी झील एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। भले राजस्थान में आता है, हमको क्या लगता है कि उदय राजस्थान बोल दिए मतलब रेगिस्तान, तो ऐसा नहीं है कि पूरा राजस्थान रेगिस्तान है। केवल जो थार का मरुस्थल जो अरावली पर्वत के उस पार है, तो अरावली पर्वत के उस पार का क्षेत्र ही थार का मरुस्थल है। अब इसमें एक आता है कि इसकी सर्वोच्च चोटी या सबसे ऊंची चोटी अरावली की कौन सी है, तो वो गुरु शिखर है। गुरु शिखर कहाँ है? माउंट आबू में। माउंट आबू का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, जहां पर जो ओम शांति वालों का वहां पर आश्रम है। और इसके अलावा दिलवाड़ा मंदिर है वहां, जैन लोगों का दिलवाड़ा मंदिर, तो वो माउंट आबू है। और वहीं पर गुरु शिखर है जो सबसे ऊंची चोटी है, 1722 मीटर ऊंची है अरावली की। इसके बाद आगे देखते हैं हम मालवा का पठार। तो जो मालवा का पठार है यह ज्वालामुखी से बना हुआ है। ज्वालामुखी से अब कैसे बना है? तो देखिए ज्वालामुखी एक्चुअल में क्या है कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर में जो चट्टाने हैं वो तरल अवस्था में तैरते रहती हैं। पूरी पिघली हुई चट्टाने हैं पृथ्वी के अंदर में। अब वो अंदर में बहुत गर्मी है, वो एकदम पिघली हुई है, आग जैसा जल रहा है वो। तो आग जैसा जल रहा है, अब उस आग को, उस जो अंदर में जो लिक्विड पदार्थ है जो लावा है उसको कहीं ना कहीं से बाहर निकलना है। तो कई पृथ्वी पर कई जगहें ऐसी है जो थोड़ी सॉफ्ट है, जो नरम है, जहां पर नरम चट्टाने उनको मिलती है और वो एक प्रेशर के साथ बाहर आते हैं। और एकदम प्रेशर के साथ जब आएंगे तो सामने में जो जो चीज आएगा उसको वो पूरे चीरते हुए निकल जाते हैं। तो चीरते हुए जब निकलते हैं तो वो एक मुंह के जैसा शेप बनाते हैं, ऐसा मुंह जैसा शेप बन जाता है, उसमें ज्वाला निकलती है, इसीलिए उसका नाम ज्वालामुखी। आग के जैसा वो निकलता है और वो फैल जाता है। और जब वो फैल गया, निकला क्या चीज उससे अंदर से? लावा। और कैसा था? आग के जैसा। और फैल गया, फैलने के बाद वो सूखेगा, जमेगा। तो जो जमेगा तो जो चट्टान बनेगा उसे ही कहते हैं आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान, आग, आग से बना ना, अग्नि से आग्नेय। तो आग्नेय चट्टान किसको कहेंगे? ऐसी चट्टाने जो जमीन के अंदर से ज्वालामुखी से जब लावा निकलता है तो लावा के निकलने पर, उसके ठंडे होने पर जो चट्टान बनती है उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो याद रखना, आग से है आग्नेय, और आग मतलब लावा, लावा के जमने से ही वो चट्टाने बनी है। और वहीं से फिर मिट्टी भी, वो चट्टान फिर नदियों के द्वारा, हवाओं के द्वारा अपर्दन जो होता है उसके अपर्दन से, अपक्षय से जो मिट्टी बनती है वो काली मिट्टी है। और काली मिट्टी जो होती है वो कपास के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, क्योंकि काली मिट्टी का गुण ये होता है कि वो पानी को रोक करके रखती है, पानी को जल्दी से अवशोषित नहीं होने देती। तो काली मिट्टी के कारण ही कपास की जो खेती है वो अधिक होती है। तो गुजरात का जो क्षेत्र है वहां पर काली मिट्टी की मात्रा बहुत है। और इसके अलावा जो मालवा का पठार का जो क्षेत्र है वहां पर भी काली मिट्टी बहुत है।
और इसके कारण यहाँ कपास की खेती बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा है बेडलैंड टोपोग्राफी। तो चंबल नदी द्वारा मिट्टी के अत्यधिक कटाव से बने गहरे बीहड़ गहरे बीहड़ जो क्षेत्र हैं उसको बैंडलैंड टोपोग्राफी का नाम दिया गया है। तो चंबल नदी इसको बनाती है। तो चंबल के किनारे आप सुने होगे ना, चंबल का बीहड़, वहां पर चंबल के डाकू रहते हैं। तो चंबल के डाकू की जो बहुत सारी कहानियां हैं, तो वो जो बीहड़ है वो यही है, चंबल के किनारे पर ही मिलेगा ये क्षेत्र जो है। बुंदेलखंड और बघेलखंड, अब देखिए बुंदेलखंड और बघेलखंड, तो यहाँ पर ग्रेनाइट और नीस चट्टाने बहुत ज्यादा हैं। तो कठोर चट्टानों के कारण भूजल की कमी और सूखा यहाँ पर देखने को मिलता है। बघेलखंड जो है यहाँ पर गंगा बेसिन और महानदी बेसिन के बीच जल विभाजक का जो काम करती है। तो बघेलखंड का जो है, तो हमारा जो छत्तीसगढ़ का भी एरिया इसमें आता है, बघेलखंड में। इसीलिए बोली जो बोलते हैं ना, अब देखोगे कि जब हिंदी को हम जब डिवाइड करते हैं, पूर्वी हिंदी पश्चिमी हिंदी, तब हम बघेलखंडी छत्तीसगढ़ी एक ही ग्रुप में रहता है, एक ही ग्रुप का है ये। चाहे हम भोजपुरी की बात करें या अवधी की बात करें या हम खड़ी बोली जैसे हैं, तो छत्तीसगढ़ी जो एरिया है छत्तीसगढ़ का और बघेलखंड का, ये पूरा जुड़ा हुआ एरिया है। तो छत्तीसगढ़ का जो छत्तीसगढ़ी का विकास भी कहाँ से हुआ है, बोलते हैं कि अवधि से हुआ है। अवधि से वो भाषाएं बदलते बदलते आती हैं। जब आप देखोगे, आप यहाँ से एमपी की तरफ चले जाइए, मंडला जबलपुर, तो आपको लैंग्वेज जो है छत्तीसगढ़ का वहां पर देखने को मिलेगा। जैसे जैसे जाएंगे तो वहां पर थोड़ा सा थोड़ा बदलाव होगा, फिर बघेलखंडी देखने को मिलेगा। फिर आगे जाते हैं तो फिर वहां पर वहां के लोग जो है वो अवधी बोलते हैं। तो अवधी की जो भाषा है, जो रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा है अवधी में, तो वो हमको समझ में आ जाती है। हमको लगता है कि हमारे जैसे भोजपुरी हमको समझ आ जाती है, लगता है कि इन लोग भी छत्तीसगढ़ी जैसा बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें सिमिलरिटी है। इन लोग एक ही ग्रुप के हैं, एक ही भाषा समूह के भाषाएं हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। अब देखिए छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का जो पठार है, इसे भारत का रूर, ये प्रश्न कई बार पूछा है, याद रखना, भारत का रूर किसे कहते हैं? तो भारत का रूर छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं। तो रूर एक्चुअल में एक स्थान है, और रूर जो स्थान है जर्मनी में है। जर्मनी में जो स्थान है रूर, उस रूर में खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में, बहुत प्रचुर मात्रा में वहां पर खनिज संपदा है। इसलिए जब कंपेयर करते हैं, जो चीज ज्यादा जहां पर रहता है उससे कंपेयर करते हैं। जैसे भोरम देव को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि खजुराहो में जो कलाएं हैं, जो वहां मूर्ति कला शिल्प कला है, और जो भोरम देव की शिल्प कला है उससे मिलती जुलती है। तो जहां पर जो मिलता जुलता चीज रहता है उससे कंपेयर कर देते हैं। तो वैसे ही भारत का रूर अगर कहेंगे, एक्चुअल में रूर कहाँ है? जर्मनी में, लेकिन भारत का रूर कहेंगे तो छोटा नागपुर का पठार को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में है। कोयला, लोहा, अभ्रक, यूरेनियम, ये सब प्रचुर मात्रा में है। तो ये झारखंड का एरिया है। यहाँ पर दामोदर नदी बहती है, जो भ्रंश घाटी से बहती है। भ्रंश घाटी मतलब जो सीधे पहाड़ों को काटते हुए, उसको भ्रंश करते हुए, तोड़ते हुए, उसको काटते हुए जो बहती है। तो जैसे नर्मदा नदी है, पूरा भ्रंश घाटी में बहती है, वो दामोदर नदी भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं अगला, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक पर्वत है ये। इसमें बहुत सारे ब्लॉक बने हुए हैं, ब्लॉक ब्लॉक है। चट्टाने लाल बलुआ पत्थर है इसमें, मात्रा जिसकी ज्यादा है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सांस्कृतिक विभाजन करती है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा है, इसको नोट करके रख लेंगे। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच विभाजक का काम या सांस्कृतिक विभाजक का कार्य कौन सी पर्वत श्रेणी करती है? तो इसमें आएगा विंध्याचल, क्योंकि विंध्याचल के नीचे और विंध्याचल के ऊपर एकदम संस्कृति में परिवर्तन देखने को मिलता है। पूरी संस्कृति अलग अलग मिलती है, इसीलिए इसको सांस्कृतिक विभाजक कहते हैं। जो गुजरात से लेकर के बिहार तक है ये पर्वत श्रेणी फैली है। तो इसको नोट करके रखेंगे, याद करके रखेंगे कि उत्तर भारत दक्षिण भारत के बीच विभाजक कौन है, सांस्कृतिक विभाजक कौन है?
विंध्याचल पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी है, सतपुड़ा की जो श्रेणी है वह 7 फोल्ड्स हैं, इसमें 7 फोल्ड हैं, या ये भी कह सकते हैं 7 पर्वत हैं। यहाँ पर 7 पर्वत हैं, 2 भ्रंश घाटियों के बीच स्थित ब्लॉक पर्वत है ये। तो यहाँ पर जो नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती नदी है, उत्तर दिशा में नर्मदा नदी बहती है इसके, और दक्षिण दिशा में ताप्ती बहती है। जैसे चित्र में आप देख सकते हो, बीच में सतपुड़ा दिख रहा है, एक साइड से ताप्ती नदी है और एक तरफ नर्मदा नदी है। दोनों किसमें बह रही हैं? भ्रंश घाटी से। रिफ्ट बोलते हैं, इंग्लिश में रिफ्ट वैली बोलते हैं, हिंदी में भ्रंश घाटी से, भ्रंश घाटी से बह रही है। इसी का एक भाग है मैकल पर्वत श्रेणी। ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी का ही एक भाग है मैकल, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जिला, कवर्धा जिला और इसके आगे फिर गौरेला, पेंड्रा, मरवाही से लेकर के कोरिया जिला, आगे मनेन्द्रगढ़, कोरिया, इस यहाँ तक ये पूरा ये फैली हुई है। इसीलिए हमारे जो क्लास का जो नाम है मैकल स्टडी सर्कल है, इसी पर्वत श्रेणी के नाम पर है। जो मैकल है वह हमारे राज्य का जो पश्चिम का बॉर्डर है, पश्चिम का जो सीमा रेखा वो बनाती है। ठीक है, मैकल पर्वत श्रेणी, तो वो सतपुड़ा की ही का ही एक भाग है। तो यहाँ पर देखिए, सतपुड़ा महादेव पहाड़ियां जो है सतपुड़ा का मध्य भाग है, और लोग यहीं घूमने जाते हैं गर्मियों के दिन में, क्योंकि यहाँ पर है पचमढ़ी हिल स्टेशन, बहुत प्रसिद्ध है। तो महादेव पहाड़ियों पर है जो सतपुड़ा रेंज की। और इसी में जब आगे बढ़ेंगे तो मैकल है। तो मैकल जो श्रेणी है उसका सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान है वो है अमरकंटक। अमरकंटक जो कि 1048 मीटर ऊंचा स्थान है, और वहां पर नर्मदा नदी का उद्गम है। इसलिए सावन भर, अगर अभी सावन चल रहा है, अमरकंटक यदि आप लोग गए होंगे या जाएंगे तो देखना, वहां पर बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं और बहुत भीड़, बोल बम कांवरिया वाले लोग बहुत वहां मिलेंगे। तो ये अमरकंटक है। और अमरकंटक एक ऐसा स्थान है जहां से नर्मदा नदी का उद्गम है, दूसरा सोन नदी का उद्गम है। लेकिन सोन नदी जो है, सोनमुड़ा, वहां पर एक स्थान है सोनमुड़ा, वहां से नदी निकलती तो है और नीचे गिरती है, नीचे गिरने के बाद वहां से गायब हो जाती है, फिर वहां से उसका बहुत दूर में जाकर के उद्गम होता है, वहां पर फिर नहीं है। इसके अलावा वहीं पर अमरकंटक में एक जगह है जहां पर शिव जी का जो मंदिर है, ज्वालेश्वर महादेव जिनको बोलते हैं, तो ज्वालेश्वर महादेव से वहां से जोहिला नदी का उद्गम है, और साथ ही साथ यहाँ से भद्र नदी का भी उद्गम है। सोन नदी भी है, भद्र नदी भी है, और दोनों मिलकर के सोनभद्र कहलाते हैं, और उसके बाद वहां से विलुप्त हो जाते हैं। तो आपको मालूम भी होगा कि नर्मदा नदी है, एक पौराणिक जो कथा है उस पर भी है कि नर्मदा नदी जो है वह उल्टे दिशा में बहती है। बाकी सभी नदियां पश्चिम से पूर्व हैं, लेकिन नर्मदा नदी है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। तो उसके लिए आप लोग सभी पौराणिक कथा सुने भी होंगे कि नर्मदा नदी जो रहती है वह, उनकी शादी होने वाली रहती है किनके साथ? सोनभद्र के साथ। तो सोनभद्र को देखने के लिए वो अपनी दासी, उसकी दासी का नाम था जोहिला, उसको भेज देती है। जोहिला जाती है वहां पर, तो वो अपने आप को पेश करती है, मैं नर्मदा हूं करके। तो जो सोनभद्र रहते हैं वो उसके साथ विवाह कर लेते हैं। तो इससे वह गुस्सा हो जाती है नर्मदा कि मेरा जिनसे विवाह होने वाला है वो अब दूसरे से विवाह कर रहे हैं, इसलिए वो अपोजिट डायरेक्शन में वहां से बहने लगती है। तो ये पौराणिक कहानी है, कथा है नर्मदा जी के लिए। तो यही कारण है कि वो उल्टे दिशा में बह रही है। और नर्मदा नदी है, उसकी जो पवित्रता है उसको बहुत पवित्र माना जाता है। आप सभी को मालूम भी होगा, जैसे गंगा नदी को पवित्र मानते हैं तो गंगा नदी में स्नान करते हैं और नर्मदा नदी के दर्शन करते हैं। नर्मदा नदी का उल्लेख दर्शन के लिए, मतलब जितना गंगा जी में स्नान का महत्व है उतना ही नर्मदा जी के दर्शन का महत्व है। तो ऐसा भी बोलते हैं कि वहाँ के जो साधु सन्यासी हैं जो नर्मदा नदी के किनारे रहते हैं वो नर्मदा जी के पानी में स्नान नहीं करते, कभी उसमें पैर टच नहीं करते, वो बाहर स्नान करते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं। तो ऐसे पौराणिक बहुत सारी कथाएं हैं, कहानियां हैं, जिसको भी अगर हम जोड़ करके देखेंगे तो हमको एक याद हो जाएगा कि सोनभद्र है और जोहिला है वो एक ही दिशा में बह रही है, लेकिन नर्मदा जो नदी है वो दूसरी दिशा में बह रही है।
इसके बाद हम देखते हैं दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य पठार जो है यह है उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ के बस्तर में और आंध्र प्रदेश में है। जो दंडकारण्य, दंडक जो वन था, दंडकारण्य जंगल है जिसका उल्लेख रामायण में भी होता है। तो ये जो है अत्यधिक उबड़ खाबड़ वनों से ढका है, बहुत वन है वहां पर। बैलाडीला की वहां खदानें हैं जहां से लौह अयस्क निकलता है। तो जो बैलाडीला से जो लौह अयस्क निकल रहा है वह लौह अयस्क सीधे सीधे जापान को सप्लाई होता है। बैलाडीला से निकला, वहां से चला जाता है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम से जहाज के द्वारा जापान भेजा जाता है, क्योंकि जापान में बहुत सारी फैक्ट्रियां, जापान में बहुत सारे उद्योग हैं जो लोहे पर डिपेंड है। जैसे बहुत सारी कार की कंपनियां हैं, बाइक की कंपनियां हैं, ये सब जापान की है। मारुति सुजुकी बोलते हैं तो मारुति तो भारत की है, सुजुकी वहां का है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां जापान की हैं। तो जापान जो है वो बहुत ही समृद्ध और विकसित देश है जो लोहे पर और अन्य चीज पर कार्य करता है। तो लौह अयस्क यहाँ से जाता है, वहां से वो लोग उसका लोहा और इस्पात बनाते हैं। तो ये बैलाडीला की खाने हैं। और नदी जो है वो इंद्रावती नदी है। इंद्रावती नदी पर ही चित्रकूट, चित्रकूट जलप्रपात बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, भारत का नियाग्रा। एक्चुअल में नियाग्रा जो है वो वाटरफॉल है कनाडा का। कनाडा में जो वाटरफॉल है, जलप्रपात है, उसके जैसा है हमारा चित्रकूट जलप्रपात, इसीलिए इसको भारत का नियाग्रा कहते हैं। तो उसके अलावा वहां पर हम देखेंगे तीरथगढ़ जलप्रपात भी है जो मुंगा बहार नदी पर है। इसके अलावा वहां कुटुमसर की गुफाएं हैं, कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके अंदर है कुटुमसर गुफा। इस कुटुमसर गुफा क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि वहां पर हमको दो चीज देखने को मिलता है। आप जब अंदर जाएंगे कुटुमसर गुफा के, गए भी होंगे आप में से बहुत लोग, उस एरिया के भी होंगे। तो कुटुमसर गुफा में जब अंदर जाते हैं तो बड़ा हॉल सा है, बहुत बड़ा गुफा है, बहुत बड़ी गुफा है। और वहां पर आपको चूने के जो स्तंभ देखने को मिलते हैं, पूरे ऐसे बड़े बड़े। कई जगह स्तंभ मिलेगा कि ऊपर से ऐसा चूना लटक रहा है, कई जगह मिलेगा कि नीचे से ऊपर जा रहा है, और कई जगह दोनों जुड़ जाते हैं तो स्तंभ बन जाता है, खंभा बन जाता है। तो जो चूना ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है उसको बोलते हैं स्टेलेक्टाइट, और जो नीचे से ऊपर जा रहा है उसको बोलते हैं स्टेलेग्माइट। तो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट ये चूना जो है वहां पर आपको देखने को मिलेगा कुटुमसर गुफा में। और साथ ही साथ अंधी मछलियों के लिए वो प्रसिद्ध है। अंधी मछली जिसको शंकर मछली भी कहते हैं, गुफा को शंकर गुफा भी कहते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर शंकर तिवारी शेष थे उन्होंने ही उसको खोजा है। तो उनके खोजने के कारण उन्होंने उस कुंड का नाम, तालाब का नाम शंकर कुंड दे दिया। और साथ ही साथ जो मछलियां पाई जाती हैं वहां पर जिनकी आंखें ही नहीं है, अंधी मछली है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने वहां एडॉप्टेशन किया है। एडॉप्टेशन हम पढ़े भी हैं विज्ञान में। एडॉप्टेशन क्या होता है कि अपने आप को अनुकूलित कर लेना। जैसे कि ठंड में रहने वाले लोग ठंड के अनुसार अपने आप को अनुकूलित करते हैं, गर्मी में रहने वाले गर्मी के अनुसार, वैसे ही अनुकूलन होते रहता है। गिरगिट रंग बदल देता है, उसमें अनुकूलन होता है। तो अन्य जानवर में कई प्रकार का अनुकूलन होता है। वैसे ही मछलियां, पहले मछलियों में आंख था उनमें, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, वहां पर इतना अंधेरा है कि वो मछलियों की आंख का कोई महत्व नहीं था, वो देखने का मतलब ही नहीं है अब, क्योंकि वहां अंधेरा है, कुछ दिखना ही नहीं है। तो कुछ दिखने नहीं देखने के कारण धीरे धीरे उनका जो आंख का उपयोग खत्म हो गया और वो आंख वहां से समाप्त हो गई। इसलिए वहां मछलियां जो है अंधी मछलियां हैं, क्योंकि वहां एकदम अंधेरा रहता है। हालांकि अब तो उसमें टॉर्च लेकर करके जाते हैं, फिर भी वहां लाइट लगाना अलाउ नहीं है, लेकिन तब भी पर्यटन के लिए अच्छी अच्छी जगह है, जाते हैं लोग। और अंधी मछलियों की जो संख्या है वो कम होती जा रही है, क्योंकि जब टॉर्च या प्रकाश लेकर के वहां जा रहे हैं तो उनकी आंखों में वो, जहां पर आंख है वहां पड़ रहा है, और वो उसके लिए हैबिट नहीं है उनका कि वो प्रकाश को सह सके। इसीलिए अब वहां अंधी मछलियां बहुत कम रह गई हैं। तो ये अंधी मछलियों के लिए प्रसिद्ध है कुटुमसर। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं दक्कन का पठार। महाराष्ट्र का भाग है, ज्वालामुखी लावा की मोटी परतों से, बेसाल्ट से बना है, और यहाँ पर काली मिट्टी है जिसको रेगुर कहते हैं। सीमाएं जो है, पश्चिमी घाट है पश्चिम की ओर, पूर्वी घाट है पूर्वी की ओर, और उत्तर में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। अब इसमें प्रश्न आएगा, सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर,
खनिज का हृदय, या जहां सबसे ज्यादा खनिज है, जिसे हम भारत का रूर कहते हैं, छोटा नागपुर का पठार है। ब्लॉक पर्वत है सतपुड़ा और विंध्याचल। भ्रंश घाटी से बहती जो नदी है सतपुड़ा के उत्तर दक्षिण में, वो नर्मदा और ताप्ती है। अमरकंटक से उद्गम है, नर्मदा का है, सोन का है, भद्र का है, जोहिला का है। काली मिट्टी वाला क्षेत्र है मालवा और दक्कन। ठीक है, आगे देखते हैं अब कि भारत के तटीय मैदान और द्वीप समूह। अब जो तट में जो मैदान है, जो समुद्र के किनारे वाले जो मैदान हैं, और जो द्वीप समूह है, इनके बारे में अब चर्चा करेंगे। तो प्रायद्वीपीय पठार और समुद्र के बीच स्थित सक्रिय भूमि को तटीय मैदान कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार है और तटीय, और उसके बाद समुद्र है, पानी है, तो उसके बीच में जो क्षेत्र आता है उसको तटीय मैदान कहते हैं। तो पश्चिमी तटीय मैदान किधर होगा? पश्चिम दिशा में, जहां पर अरब सागर है। अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच का क्षेत्र पश्चिमी तटीय मैदान है। और बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच, समझ रहे हो ना, ये जो नक्शा जैसे बना है भारत का, तो भारत का नक्शा यदि हम देख रहे हैं तो दाहिने तरफ क्या मिलेगा हमको? पूर्वी तटीय मैदान, और बाएं तरफ मिलेगा पश्चिमी तटीय मैदान। तो पश्चिमी तटीय मैदान में बताया कि जो नदियां पश्चिमी तटीय मैदान की ओर जाएंगी वह ज्वारनद मुख बनाती है। ज्वारनद मुख जो सीधे समुद्र में गिर जाती है। ज्वारनद मुख एक मुख जैसा है और डायरेक्ट वो समुद्र में वहां पर नदियां मिलती हैं। और जो नदियां बंगाल की खाड़ी या पूर्वी तटीय मैदान में गिरेंगी वो डेल्टा बनाएंगी। तो याद रखना, डेल्टा और ज्वारनद मुख। ज्वारनद मुख बाएं तरफ जा रही है और डेल्टा वाली दाहिने तरफ। अब यहां पर देखिए, ये कच्छ का रण है, यहां तक लूनी नदी आती है। लूनी नदी यहीं पर गायब हो जाती है कच्छ के रण में, वो समुद्र में मिल नहीं पाती। ये काठियावाड़ है और ये गुजरात का तट है, पूरा गुजरात है, ये भी गुजरात है, कच्छ का रण वाला क्षेत्र भी। यहाँ पर दमन है, दीव है, और यहीं पर दादर और नगर हवेली भी है, यहीं पर है सब। मुंबई है, यहीं पर है कोंकण तट। कोंकण तट है गोवा के पास में। अब यहाँ पर देखिए काठियावाड़ गुजरात तट, तो कच्छ के रण से दमन तक, कच्छ के रण से लेकर के दमन तक का एरिया जो है वो काठियावाड़ कहलाता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन होता है। यदि आप लोग कोई गए होंगे तो देखना, यहाँ पर गर्मियों के दिन में यहाँ पर जो सफेद सफेद जो दिख रहा है ना, ये पूरी, ये यह पानी सूख जाता है समुद्र का, और यह नमक ही नमक दिखता है। ऐसे लगता है जैसे बर्फ की चादर बिछी हुई है। तो ये व्हाइट वाला जो एरिया दिख रहा है, ये पूरा कच्छ का रण में, यहाँ पर नमक, और यहीं से फिर नमक की सप्लाई होती है। आपको मालूम भी है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। दांडी यात्रा किया था उन्होंने, 12 मार्च 1930 को निकले थे वो दांडी यात्रा के लिए। 5 अप्रैल को पहुंचे थे दांडी, और वहां पर नमक कानून उन्होंने तोड़ा था, क्योंकि वहां नमक बनता है, उसमें टैक्स लगाते थे अंग्रेज। उस नमक कानून को उन्होंने तोड़ा था, नमक बनाकर, क्योंकि अंग्रेजों ने नमक बनाना अलाउ नहीं किया था। केवल अंग्रेज ही अपनी फैक्ट्री में बना सकते थे, कोई आम इंसान नमक नहीं बना सकता था। तो गांधी जी ने नमक बना करके कानून को तोड़ा था। ऐसे ही हमारे छत्तीसगढ़ में पंडित रविशंकर शुक्ल है, इन्होंने नमक बनाकर कानून तोड़ा था। तो अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग राज्य में जो उस समय के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने ये नमक कानून को तोड़ा था। अब देखेंगे कोंकण तट। कोंकण तट कहाँ पर है? दमन से लेकर के गोवा तक। ये दमन से लेकर के पूरा आते हैं कहाँ? गोवा तक कोंकण तट है। यह तट उबड़ खाबड़ और कटा फटा है। देखिए, जहां पर ये ऐसी संरचना देखने को मिलेगी, ये कटा फटा जो क्षेत्र मिलेगा, जो किनारा जो है वो किनारा, तो इसमें क्या होता है, जहाजों के लिए ना बहुत आसान रास्ता बनता है कि जहाज जाकर के इस किनारे पर लग जाएंगे, क्योंकि एक गैप उनको मिल रहा है कि वो जहाज अंदर जाए और खड़ी हो जाए। इसीलिए सबसे ज्यादा बंदरगाह यहीं पर देखने को मिलते हैं, जो है ये पूरा जो कोंकण तट है। कोंकण तट में बहुत जहाज मिलेंगे। वैसे ही महासागर की बात करें तो अटलांटिक महासागर में बहुत सारे बंदरगाह देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो भी अटलांटिक महासागर का जो किनारा है वो पूरा कटा फटा है। पश्चिमी तट मैदान, अब पश्चिम की तरफ आ जाते हैं। दक्षिण भाग है ये पश्चिम का, ठीक है। अभी पश्चिम, पश्चिम का जो ये दक्षिण तरफ आ जाते हैं, ये दक्षिण एरिया आ गया। तो यहाँ पर जो आता है ये कन्नड़ या कनारा तट जिसको बोलते हैं। कन्नड़ तट है जो गोवा से मंगलुरु तक, अभी तक हम गोवा तक आए थे,
दमन से गोवा आए थे, कोंकण तट, अब गोवा से आगे बढ़ रहे हैं, मंगलुरु दक्षिण की ओर जा रहे हैं। तो ये जो है गोवा से मंगलुरु तक, इसको कन्नड़, क्योंकि ये कर्नाटक का क्षेत्र है, तो कर्नाटक में जो भाषा बोली जाती है वो है कन्नड़। तो कन्नड़ तट या कनारा तट इसको बोलते हैं। यहाँ पर लोहा, लौह अयस्क का निर्यात होता है, उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है ये। और फिर अगला जब जाते हैं मंगलुरु से पूरा कन्याकुमारी तक, आखिरी तक पहुंच गए, इसको बोलते हैं मालाबार तट। मालाबार तट है, यहां पर लैगून झील पाई जाती है। लैगून झील, लैगून झील क्या है? जो समुद्र की से बनती है, समुद्र के पानी से बनती है, जो लैगून झील है, ये स्थानीय भाषा में इसको कयाल कहते हैं। यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील यहाँ पर है केरल में। यहाँ पर मसालों की खेती बहुत अधिक होती है। आपको मालूम होगा जब वास्को डी गामा 1498 में आया भारत, हम बोलते हैं भारत की खोज किया, लेकिन एक्चुअल में वो समुद्री रास्ते की खोज करते आया था। भारत तो पहले से था, वह निकला था पुर्तगाल से, और वह समुद्री मार्ग की खोज कर रहा था भारत तक पहुंचने के लिए। क्यों कर रहा था? क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर मसालों की खेती बहुत होती है, मसालों के लिए केरल बहुत प्रसिद्ध है, भारत बहुत प्रसिद्ध है। और वहां पुर्तगाल वाला जो क्षेत्र है, यूरोप का जो क्षेत्र है, वहां ठंड अधिक पड़ती है। ठंड अधिक पड़ती है तो उनको म्यूट कर लेंगे, मैं आप सभी म्यूट कर लेंगे। तो देखिए वहां पर यूरोप में, पुर्तगाल में, इंग्लैंड में, यहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है। तो ठंड पड़ती है तो उनको थोड़ा गर्मी चाहिए, तो जो मसाले हैं वो शरीर को गर्म करते हैं। तो उसी मसालों की खोज में वो निकले थे। पहले तो कोलंबस निकला था, कोलंबस निकला था भारत के समुद्री मार्ग की खोज के लिए, भारत पहुंच जाऊं करके। लेकिन कोलंबस भारत नहीं पहुंचा, वो पहुंच गया अमेरिका, और उसने अमेरिका की खोज की, कहते हैं कोलंबस। अमेरिका का नाम पड़ा अमेरिगो वेस्पुतनिकी, एक व्यक्ति था वहां पर, उसके नाम पर अमेरिका नाम पड़ गया। और वास्को डी गामा जो था वह आ गया भारत में, और यहाँ पर वो केरल में आया था। यहीं पर फिर वो यहाँ से मसाले, नारियल और ये सब चीज, यहाँ से बहुत सारे मसाले वहां से ले गया था। और उसके बाद फिर यहाँ से व्यापार शुरू हुआ, और इसी को देख करके फिर धीरे धीरे क्या हुए, पुर्तगाली आए, डच आए, इंग्लिश वाले आए, अंग्रेज लोग आए, और उसके बाद फ्रांसीसी आए। तो जितने लोग आए वो सभी व्यापार के उद्देश्य से आए थे, क्योंकि भारत में खनिज संपदा, मसाले और भी अन्य चीजें प्रचुर मात्रा में थी। भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, यहाँ पर बहुत सारी चीजें थी। तो व्यापार के उद्देश्य से आए, लेकिन यहाँ रह करके धीरे धीरे उनका मन बदला और वो यहाँ पर शासन करने लगे। तो यहाँ पर डच ने डच बस्ती बना ली, फ्रांसीसी ने फ्रांसीसी बस्ती बना ली पांडिचेरी वगैरह में, और अंग्रेज जो थे वो पूरे जगह पर। 1757 का आपको युद्ध मालूम होगा, प्लासी का युद्ध। 1764 का भी मालूम होगा, बक्सर की लड़ाई। इसी के बाद पूरा जो भी चीज थी वो सत्ता किसके हाथ पर चली गई थी? अंग्रेजों के हाथ पर। फिर उसके बाद अंग्रेज लंबे समय तक फिर शासन किए, और 1947 को 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को हमारा देश आजाद हुआ था। अब देखिए यहाँ पर मोनोजाइट बालू मिलता है, मोनोजाइट बालू जिससे थोरियम मिलता है, बहुत महंगा ये तत्व है थोरियम। पूर्वी तटीय मैदान है। अब इसके हम उत्तरी भाग में आ जाते हैं। अभी तक हमने उत्तरी भाग किसका देखा था? पश्चिमी तट का। फिर उसके बाद दक्षिण वाला देखे। अब हम आ गए पूर्वी तटीय मैदान के सबसे उत्तर। यहाँ पर आपको एक झील देखने को मिल रही, चिल्का झील। संभवतः सभी घूमे होंगे यहाँ पर। जब पुरी जाते हैं, जगन्नाथपुरी, तो एक बार चिल्का झील, भुवनेश्वर, यहाँ पर जाते ही है। तो पुरी जो है, इसको उत्कल तट, जो उड़ीसा का जो भाग है, यहाँ पर को उत्कल तट कहते हैं। और उड़ीसा का पुराना नाम भी उत्कल था, उत्कल प्रदेश इसको कहा गया है। तो यहाँ पर चिल्का झील है, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। लैगून झील वही आ गया कि जो समुद्र से जो पानी कट के अंदर में बन गया झील, वो लैगून झील है, और ये सबसे बड़ा है खारे पानी का झील। फिर है उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट
का एरिया कौन सा आ गया, आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया है, जो विशाखापट्टनम का जो एरिया है, तो ये महानदी से कृष्णा नदी के बीच है। और यहाँ पर प्रमुख बंदरगाह है विशाखापट्टनम और काकीनाडा। काकीनाडा, यहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो ये बहुत प्रसिद्ध जगह है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के लोग पैदल ही गए थे इस अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए। पैदल छत्तीसगढ़ के लोग गए थे काकीनाडा। तो ये काकीनाडा महत्वपूर्ण स्थान है। महानदी और गोदावरी के उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र यहाँ पर हैं। पूरा डेल्टा एरिया आ गया। हम बंगाल की खाड़ी तरफ आ चुके हैं, पूर्वी तट में आ गए हैं। पूर्वी तट के दक्षिणी भाग में है कोरोमंडल तट। इसका जो विस्तार है कृष्णा डेल्टा से कन्याकुमारी तक, यहाँ से कोरोमंडल तट है। और इसके जस्ट अपोजिट में इस साइड में मालाबार तट है ना, पश्चिमी तट में। पूर्वी तट में कोरोमंडल, पश्चिमी तट में मालाबार तट। जो कोरोमंडल तट है, यहाँ पर जो बारिश होती है लौटते हुए मानसून से। मानसून भी आपको पता होगा, आगे बढ़ता मानसून, लौटता हुआ मानसून। आगे बढ़ता मानसून किसको कहेंगे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने जो बारिश होती है उसको आगे बढ़ते मानसून से बारिश कहा जाता है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर नवंबर में जो बारिश होती है उसे लौटते हुए मानसून से बारिश कहते हैं, अक्टूबर नवंबर से। और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसको शीत ऋतु कहते हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीने। और मार्च, अप्रैल और मई, मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीने को ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। तो इस प्रकार अगर हम ऋतुओं में डिवाइड करें तो वैसे तो 3 है, लेकिन मानसून में भी देखें तो 2 भाग में, एक आगे बढ़ता मानसून है। वर्षा ऋतु 2 भाग में डिवाइड हो जाती है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आगे बढ़ता है, और उसके बाद फिर 2 महीना लौटता हुआ मानसून है। तो देखते हैं दशहरा के समय, दिवाली के समय कई बार बारिश हो जाती है, तो ये लौटते हुए मानसून के कारण होती है। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है हिमालय पर्वत श्रेणी का ही समुद्र में डूबा हुआ विस्तार है। ये हिमालय का ही विस्तार है, लेकिन ये समुद्र में डूबा हुआ है। और यहीं पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन द्वीप, जो ये चित्र में दिख रहा है यहाँ पर, बैरन आइलैंड। तो बैरन द्वीप ये एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी भी 3 प्रकार के होते हैं। सक्रिय होते हैं जो लगातार हमेशा, मतलब बीच बीच में फूटते ही रहते हैं, लावा निकलता ही रहेगा बीच बीच में, सक्रिय है। एक होता है सुषुप्त। सुषुप्त ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी की कहते हैं जो लंबे समय तक सोए हैं, अचानक से उनको लगता है अरे 10 साल हो गया, अभी मेरे को उठना चाहिए, जाग जाते हैं, सुषुप्त है। और एक ज्वालामुखी ऐसे हैं जिनको मतलब ही नहीं है, हमको तो फूटना भी था, तो वो सोच रहते हैं, शांत ज्वालामुखी। शांत है वो पूरे, कभी फूटे होंगे हजारों साल पहले, उनका जो अभी स्ट्रक्चर मिलेगा, कभी फूटे होंगे लेकिन नहीं फूट रहे हैं। तो सक्रिय है, वो बीच बीच में दिखा देते हैं अपनी ताकत को। तो वैसी सक्रिय ज्वालामुखी जो हमारे देश में है, कहां पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, बैरन द्वीप। ठीक है, इसकी जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर है, लेकिन पोर्ट ब्लेयर का नाम अब बदल चुका है। तो आप सभी इसको सर्च कर लेंगे कि पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है, मैं भी नहीं बताऊंगा, आप सभी इसको सर्च कर लेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जिसका नाम पोर्ट ब्लेयर था, लेकिन अभी उसका नाम बदल गया है। ठीक है, सर्वोच्च चोटी जो है यहाँ पर सैडल पीक है, 732 मीटर है, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। तो कृपया चैट बॉक्स में नहीं लिखेंगे क्या नाम है, उसको सर्च सभी करेंगे, अभी मत लिखिए। क्लास जैसे समाप्त होगी ना तो आप उसको सर्च करेंगे, जितना ढूंढेंगे। देखिए, पढ़ने के लिए हमको ढूंढना चाहिए, जितना ज्यादा ढूंढेंगे ना उतना हमको एक चीज नहीं मिलेगा, 4 चीज मिलेगा। मैं तो यही बोलता हूँ कि यदि आप कोई एग्जाम दिलाएं, एग्जाम दिलाकर घर आए, तो कभी भी मॉडल आंसर का इंतजार ना करें, कभी भी मॉडल आंसर किसी से मत मांगे, मॉडल आंसर आप खुद बनाएं। तो कैसे बना सकते हैं आप मॉडल आंसर के लिए तैयारी करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे कि इसका उत्तर क्या होगा, तो नेट में ढूंढेंगे, बुक में ढूंढेंगे, कहीं ना कहीं से ढूंढेंगे, और वो मिलेगा। तो आपको केवल एक उत्तर नहीं मिलेगा, कई उत्तर मिलेगा। तो एक प्रश्न के कारण आपके 5 प्रश्न और तैयार हो जाएंगे। सर दूसरा श्री प्रश्न आप विजयपुरम ढूंढेंगे। नाम है सर, श्री हाँ, नहीं विजयपुरम। बताना,
अभी बताना नहीं है, वो ढूंढिए आप, मैं उसको आपको बताने नहीं बोल रहा हूँ, ढूंढिए आपकी जानकारी के लिए। तो जितना हम सर्च करते हैं, जब भी हम एग्जाम दिलाएं तो मॉडल आंसर हम बनाएं, ढूंढें उसका उत्तर, बार बार जितना हम ढूंढते हैं ना, हमारी तैयारी बहुत होती है। यदि आपने टेट एग्जाम दिलाया टीईटी का, खुद से अगर उत्तर ढूंढा होगा तो आपकी दूसरे टीईटी की तैयारी ऐसी हो गई, दूसरा दिलाया तो तीसरे टीईटी की तैयारी ऐसी हो गई। तो जितना आप ऐसा दिलाएंगे और ढूंढेंगे, आपकी तैयारी और अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है। तो जो जो भी एग्जाम, बड़े बड़े एग्जाम निकालते हैं, या जिन्होंने टीईटी निकाला है 5 बार 6 बार निकाला है, पीएससी निकाला है, व्यापम निकाला है, तो वो वैसे ही करते हैं, उनकी तैयारी वही होती है। मॉडल आंसर खुद से निकालेंगे, खुद बनाएंगे, खुद ढूंढेंगे, और खुद वो जानेंगे कि मैं कितना नंबर पा रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप चलेंगे ना, तो आपकी तैयारी होगी। तो इस चीज को आप ढूंढेंगे। तो चलिए आगे अब चलते हैं। प्रमुख द्वीप विभाजन एवं जनजातियां। तो यहां पर देखिए एक सीक्वेंस यहां पर बना हुआ है। तो उत्तरी अंडमान, नॉर्थ अंडमान सबसे उत्तर में है। आपको सभी को पता है, नक्शा में ऊपर की ओर उत्तर दिशा है, नीचे की ओर दक्षिण दिशा है। तो सबसे ऊपर में तो उत्तरी अंडमान होगा। फिर मध्य अंडमान होगा, जो सबसे बड़ा है, एरिया देखो। सबसे ऊंची चोटी कहां पर है? उत्तरी अंडमान में। बड़ा एरिया कहां है? मध्य अंडमान में। फिर आता है दक्षिणी अंडमान, यहाँ पर सेल्यूलर जेल है, जहां पर काला पानी की सजा होती थी। अंग्रेज जिसको सजा देना है काला पानी की, यही भेज देते थे। काला पानी की सजा क्यों बोलते थे? सब तरफ तो पानी च पानी है, कोई हेल्प के लिए नहीं आएगा वहां पर। जिसकी ड्यूटी है अंग्रेज अधिकारी की, वही रहेगा बस। खाने पीने को मिलता नहीं था, बहुत दिन दिन तक वहां पर यातना दी जाती थी। तो ये काला पानी जो है दक्षिण अंडमान में है। फिर है, ये देखिए यहाँ पर लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान छोटा अंडमान है यहाँ पर। फिर कार निकोबार, यहाँ पर कार निकोबार है। और उसके बाद सबसे नीचे में है ग्रेट निकोबार, इसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो ग्रेट निकोबार है या सबसे दक्षिणी निकोबार है। यहीं पर है इंदिरा पॉइंट, जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है भारत का, इंदिरा पॉइंट। लेकिन ये भारत का है, मुख्य भूमि का नहीं है। मुख्य भूमि का कैप कैमोरीन कन्याकुमारी। और वहां पर अगर मुख्य भूमि नहीं लिखा है, केवल भारत लिखा है, तब आएगा इंदिरा पॉइंट। यहाँ जो जनजातियां रहती हैं, जारवा, सेंटिनल, ओंगे, शोम्पेन, ये ऐसी जनजातियां हैं जिनको विशेष संरक्षण प्राप्त है। आप इनके एरिया में नहीं घुस सकते। कोई भी व्यक्ति इनके एरिया में घुसता है, उसको या तो ये लोग तीर से मार देंगे या कुछ पकड़ के ले जाते हैं। तो ये जो जनजातियां हैं आज भी एकदम अंदर में रहती हैं, और कोई भी यहाँ पर जाते नहीं है लोग। यहाँ पर अलाउ भी नहीं है जाना, जो जनजातियां जहाँ पर रहती हैं। बाकी अगर घूमने जाना है तो यहाँ पर जाते हैं। जो दक्षिण अंडमान है, सेलुलर जेल वगैरह, यहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, तो यहाँ पर जाना अलाउ है। तो यहाँ पर हवाई मार्ग से या जहाज के द्वारा जाया जा सकता है, पानी जहाज से। अब आते हैं लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप में बार बार प्रश्न पूछता है कि लक्षद्वीप एक्चुअली बना किससे है। तो लक्षद्वीप जो बना है वो प्रवाल भित्ति से बना है, या जिसको हम मूंगा चट्टाने कहते हैं, मूंगा चट्टाने, प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति से मिल करके ये बना है। तो ये एक्चुअल में कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर जो है वह सब जुड़ जुड़ करके मिल मिल करके ये यहाँ पर बन गया है। इसकी राजधानी है कावारती, और यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे छोटा है। इसमें अब प्रश्न आते हैं, मिनी काय सबसे बड़ा है, यहाँ मिनी काय दक्षिणी द्वीप है, तो सबसे बड़ा है लेकिन नाम मिनी है। मिनी काय है, सबसे बड़ा है और दक्षिणी द्वीप है। यहाँ जो हवाई अड्डा है वो अगाती हवाई अड्डा है। और यहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है जिसको पिट्टी द्वीप, यहाँ कोई भी मनुष्य नहीं रहते इस पिट्टी द्वीप में। पिट्टी द्वीप में पक्षी अभ्यारण्य है। अब कई बार ये प्रश्न पूछते हैं चैनल। चैनल मतलब जो डिवाइड करता है दो को बीच में, जैसे कि भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ है, भारत चीन के बीच मैकमोहन है, भारत अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है, भारत बांग्लादेश के बीच रेड क्लिफ है। वैसे ही कुछ चैनल है जो समुद्र में है, जिसको चैनल बोलते हैं। तो चैनल जो है वो किसको किसको अलग करते हैं, तो मालदीव और भारत के बीच, या हम इसको बोल सकते हैं लक्षद्वीप के बीच, या बोल सकते हैं मिनी काय के बीच। मालदीव एक देश है, मिनी काय एक द्वीप है, किसका भाग है? लक्षद्वीप का। और लक्षद्वीप किसका भाग है? भारत का। तो मालदीव और भारत के बीच जो चैनल है उसका नाम है 8 डिग्री चैनल।
8 अंश चैनल है। ये भी कई बार पूछता है। तो मालदीव और भारत के बीच या क्या चीज उसको अलग करता है, तो उसके बीच है 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल है वो मिनी का है और मुख्य लक्षद्वीप। तो ये तो प्रश्न कम आते हैं 9 डिग्री, 8 डिग्री वाला कई बार पूछा है। तो 9 डिग्री भी आप याद रखिए कि मिनी का और मुख्य लक्षद्वीप के बीच या कावारत्ती के बीच है। 10 डिग्री इसको पूछा है, तो ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार, तो अंडमान और निकोबार के बीच में जो है वो 10 डिग्री। अब प्रमुख जो महत्वपूर्ण जल संधियां हैं, डक्कन पास कहाँ है? तो डंकन पास जो है वो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। कोको चैनल म्यांमार में कोको द्वीप है और भारत में जो अंडमान जो है उत्तरी अंडमान उसके बीच है कोको चैनल। ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच है। सुमात्रा मतलब इंडोनेशिया, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच। पाक जल संधि, इससे प्रश्न बहुत आते हैं। पाक जल संधि कई बार बताया, पाक जल संधि जिसमें राम सेतु है, तो यह भारत और श्रीलंका के बीच, जो किसके नाम पर है? रॉबर्ट पाक, जो मद्रास के गवर्नर थे। चलिए यहां तक हमारा हो गया, फिर ये आगे को हम बाद में करेंगे। इसके लिए हम अभी क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो सभी रेडी हैं क्वेश्चन आंसर के लिए? कि भारत की भू रचना और आंतरिक संरचना फिर इसको हम अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि फिर से ये डिटेल में है। ये वाला जो मैं जिससे मैं बात कर रहा हूं इसको मैं शेयर कर दूंगा, इसको ड्राइव में मैं डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्नावली की ओर चलते हैं। तो प्रश्न हमने यहां तक देख लिया था। अब चलिए अगला प्रश्न है कि 12वां प्रश्न। सभी रेडी हैं? तो अपना चैट बॉक्स निकाल लीजिए और आंसर है ए बी सी, तीन ही ऑप्शन है इसमें। भौगोलिक दृष्टि से भारत की आकृति कैसी है? तो भौगोलिक दृष्टि से त्रिभुजाकार है कि गोलाकार है कि चतुष्कोणीय है? भारत की ना, प्रायद्वीपीय पठार की नहीं बोल रहा हूं, प्रायद्वीपीय भारत की नहीं बोल रहा हूं। ये पूरे भारत का जो शेप है वो कैसा है? तो भारत का शेप है 4 कोण है। एक कन्याकुमारी, एक जम्मू कश्मीर, एक अरुणाचल प्रदेश, एक गुजरात, 4 कोण बनते हैं, चतुष्कोणीय है। सी आंसर इज राइट। हाँ, इस प्रश्न को देखो कि भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? स्थल सीमा की लंबाई, इसमें क्या आंसर आएगा? 6100 है कि 7516 है कि 15200 है कि 4096? स्थल है ना, ये तटीय नहीं है। ये शब्द को देखो, स्थल, लैंड फ्रंटियर। लैंड फ्रंटियर कितना है? कितना डाल रहे हैं? ए 6100। इकसठ सौ है, अभी भी सी आ रहा है। कई लोग का आंसर 15,200 आ रहा है। कल कल इस पर चर्चा किए थे हमने। 6100 जो था वो क्या था? तटीय सीमा था। और जो 7516 था वो क्या था? जहां पर हम द्वीपों को मिला लेते हैं तो 7516 हो जाता है तटीय। लेकिन जब हम स्थल सीमा की बात करेंगे तो 15,200 किलोमीटर आएगा। सी आंसर जिन्होंने लिखा है वो सही है। अब द्वीपों सहित भारत की कुल तटीय सीमा, ठीक है, जो आंसर सी लिखे हैं उनका सही आंसर। द्वीपों सहित भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है? अभी जो बताया मैं, द्वीपों सहित बिना द्वीप के 6100 है, द्वीप के साथ 7516.6 किलोमीटर। तो बी आंसर इज राइट। 15वां प्रश्न देखो, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? गोवा की, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल? गुजरात। सबसे लंबी है, मैं बताया था। आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु या उड़ीसा, इसका लंबा लगता है लेकिन है नहीं।
लंबा किसका है? गुजरात का, क्योंकि गुजरात का जो शेप जो ऐसे बनता है वो अंदर तक का, एक बार ऐसे काउंट हुआ, दोबारा ऐसे काउंट हुआ, तिबारा ऐसे काउंट हुआ, तो गुजरात की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है। सी उत्तर सही है। भारत का सबसे सुदूर उत्तरी बिंदु कौन सा है? अब इसमें बताइए क्या आएगा। सुदूर उत्तरी, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, गुहार मोती, किबिथु। बी अब इसमें क्या लगा रहे हैं? बी बी अनामिका मैडम टाइप कीजिए। इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल में बहुत यहाँ पर डाउट रहता है। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? पॉइंट, तो पॉइंट है दक्षिण की ओर, कॉल है ऊपर की ओर, क्योंकि कॉल आता है तो हम क्या करते हैं? कॉल को उठाते हैं ऊपर। कॉल आता है तो क्या करते हो? ऊपर उठाते हो ना। तो कॉल को यदि हम ऊपर उठा रहे हैं, मतलब कहां पर होगा इंदिरा कॉल? ऊपर, ऊपर में क्या रहता है नक्शे में? उत्तर। उत्तर। हाँ, तो इसलिए इंदिरा कॉल बी सही आएगा। ए में कंफ्यूज मत होइए, इंदिरा पॉइंट है, पॉइंट नीचे में है। कहां पर है? ग्रेट निकोबार में। हाँ, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर, इसमें क्या आएगा? 17 में क्या आएगा? इंदिरा पॉइंट, कैप कैमोरीन, कोमोरिन, किबिथु, गुहार मोती, क्या आएगा इसमें अब? अच्छा, ए वाले अभी भी हैं, अभी भी ए वाले बचे हैं क्या? बी वाले भी हैं। ए और बी में अभी भी कंफ्यूजन है। सी भी है। वहां डी भी लगा दो कोई। अब देखिए प्रश्न को पढ़िए ध्यान से। प्रश्न में बोल रहे हैं मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर या बिंदु। मुख्य भूमि बोल रहा है, केवल भारत नहीं बोल रहा है कि भारत का दक्षिणी बिंदु, भारत का दक्षिणी छोर, ऐसा नहीं बोल रहा है। ये बोल रहा है मुख्य भूमि का, तो मुख्य भूमि बोलेगा तो हमारा आएगा केप कोमोरिन, जिसको बोलते हैं कन्याकुमारी। तो इसलिए याद रखो तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में लिख रहे हैं केप कोमोरिन है कन्याकुमारी, तो बी आएगा। देखिए एक्चुअल क्या है ना, यदि आपको भूगोल अच्छे से पढ़ना है तो भूगोल पढ़ने का दो ही तरीका अच्छा होता है। पहला तरीका होता है बैग उठाओ, पूरा घूमने निकल जाओ। भूगोल पढ़ना है तो वही है, जाओ देखो वहां पर कहाँ से नदी का उद्गम है, कौन सा पहाड़ है, क्या है, प्रकृति को घूमो। जितना प्रकृति को घूमोगे, जितना भारत देश का भ्रमण करोगे, उतना भूगोल सीखोगे। एक तरीका है, लेकिन खर्चा है, समय है। दूसरा तरीका है नक्शे को घूमो। आपके पास गूगल मैप है, गूगल मैप में घूमो, कभी कश्मीर जाओ, कभी कन्याकुमारी जाओ, कहीं कहीं जाओ, कभी अंडमान निकोबार घूम के आओ, आपके पास गूगल मैप है, मैप में घूमो। वो भी नहीं कर सकते तो जो एटलस खरीद लो, एटलस में घूमो। जितना घूमोगे उतना सीखोगे। तो घूमना है हमको, या तो पैसे खर्च करके, समय लेकर के, CL EL जो भी है लेकर के घूमिए, नहीं तो एटलस है, गूगल मैप, उसमें घूमिए। और इसको घूमोगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जानकारी मिलेगी। एटलस पढ़ना बहुत अच्छा होता है यदि हम भूगोल पढ़ेंगे। वो एटलस होना चाहिए हमारे पास, हमारे बच्चों के पास एटलस होना चाहिए। हमारे पास ग्लोब होना चाहिए, ग्लोब को देखिए, एटलस को देखिए, बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम सीख सकते हैं। तो इसलिए ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मुख्य भूमि कहाँ पर है, कहाँ पर वो पूरे भारत को ले रहा है, समुद्र वाला एरिया भी ले रहा है, तो मुख्य भूमि में कैप कोमोरिन आएगा। और अगर दक्षिणतम बिंदु, केवल दक्षिणतम बोलता भारत का, मुख्य भूमि शब्द नहीं रहता, तो अब आता इंदिरा पॉइंट। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश कौन सा है? सबसे लंबा सीमा चीन के साथ लगा है कि पाकिस्तान के साथ लगा है कि बांग्लादेश के साथ लगा है कि नेपाल के साथ लगा है? तो कल इस पर चर्चा हुई थी। पाकिस्तान के साथ मत लगाओ भाई, जितना लंबा लगाओगे वैसे युद्ध हो रहा है। तो पाकिस्तान तो नहीं आएगा, बी। सी आएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ है, जहां पर अभी तक बाउंड्री नहीं था, लेकिन अब वहां पर बाउंड्री बनना शुरू हो गया है बांग्लादेश और भारत की सीमा में। अब देखिए भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम, भारत और चीन, इसके बीच
रेड क्लिफ है, डुरंड है, मैकमोहन है, पाक जल संधि है। CCC ए भी है। तो रेड क्लिफ जो है वो भारत पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के बीच है रेड क्लिफ। तो सी उत्तर सही है, जो है मैकमोहन या मैकमोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत श्रीलंका से किसके द्वारा अलग होता है? मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि, डुरंड रेखा, रेड क्लिफ, 10 डिग्री चैनल। भारत श्रीलंका, रॉबर्ट पाक, पाक स्ट्रीट, मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि ए। तो जिन्होंने भी ये लगाया है एकदम सही है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वो है, वर्तमान प्रशासनिक ढांचे के अनुसार भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? कितने स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश? 29/7, 28/8, 28/9, 27/8। ये तो क्लियर है सभी को, बहुत बढ़िया। 28 राज्य और 8 यूटीज। अब क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है? यहाँ पर तो सब में ऑप्शन अलग अलग है, बता सकते हैं। राजस्थान और गोवा, बी। वेरी गुड। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये 24वां प्रश्न देखिए, IST भारतीय मानक समय जो है, ये इसकी जो रेखा है या जो देशांतर रेखा है, किस अंश पर या किस डिग्री पर आधारित है? कहाँ पर है? 23, 23.5 उत्तरी में है, ये 82, 30, 82.5 में है, ये 0 अंश प्रधान मध्यान्ह रेखा है, या 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर है? तो बी सही है। यहाँ पर देखिए 82 डिग्री और 30 मिनट दिया है, या फिर हो सकता है इसको 82.5 भी कई बार दे। 82.5 भी वही होता है और 82 डिग्री और 30 मिनट भी वही होता है। तो इसको देख लेना, ये पूर्वी देशांतर लिखा है कि नहीं लिखा है, ये भी देखना है। हालांकि यहाँ पर तो अलग अलग ऑप्शन था, इसको हमको देखना पड़ेगा पूर्वी देशांतर। देशांतर की बात आएगी तो पूर्वी, अक्षांश की बात आएगी तो उत्तरी। भारतीय मानक समय किस उत्तर प्रदेश में किस स्थान से गुजरती है? नैनी, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ। ए नैनी, बहुत बढ़िया। कुंभ मेला के समय सभी गए होंगे महाकुंभ में, नैनी प्रयागराज के पास। अब ये IST और GMT में कितना अंतर है? IST मतलब भारत का जो समय है मानक समय, और GMT मतलब ग्रीनविच मीन टाइम, इसमें कितना का अंतर है? 4.5 घंटा, 5.5 घंटा, 5.5 घंटा, 6 घंटे। मोबाइल उठाइए, अपना टाइम को देखिए, वहां पर जाकर के टाइम सेटिंग में वहां पर लिखा रहता है इतना GMT, तो लिखा होगा धन 5:30। तो जो बी का उत्तर लगा रहे हैं 5.5, ये सही है। इसका मैं तरीका भी बताया था, एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर आता है, और उसको हम कैसे करते हैं? 82.5 है तो 82.5 गुणा 4 कर दोगे तो 330 मिनट आएगा। 330 मिनट बराबर 5 घंटा 30 मिनट होता है। तो ये बी आंसर सही है, जो भी बी लगाए हैं उनका सही है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5, 7, 8, 9। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 5, 7, 8, 9 गिनिए। कहां से स्टार्ट करेंगे हम? गुजरात से। कर्क रेखा मतलब ये क्षैतिज वाली की बात कर रहे हैं, आड़ी की। तो हम पहले गुजरात, दूसरे में राजस्थान, तीसरे में मध्य प्रदेश, चौथे में छत्तीसगढ़, पांचवें में झारखंड, छठवें में पश्चिम बंगाल, सातवें में त्रिपुरा और आठवें में मिजोरम। कितना हो गया? 8।
8, इसीलिए जो सी लिख रहे हैं उनका उत्तर सही है, याद रखिए। सर गुजरात, आपने बताया था कि मित्र पर गमछा झार। हाँ ये ऐसे याद कर सकते हो, लेकिन ना मैं बोल रहा हूँ कि सीधे नक्शे से याद रखते हैं। नक्शा हमको याद है, यहाँ पर है गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ऐसे हम 8 राज्य को एक सीक्वेंस में याद रख सकते हैं। और वो कोड अगर याद रख पा रहे हैं, मैम ने जो बताया वैसा वो भी कोड अच्छा है, बहुत बढ़िया है। कर्क रेखा जो है भारत को मुख्य रूप से किन 2 जलवायु भागों में विभाजित करती है? बीच से, लगभग बीच से जा रहा है। तो नीचे में उष्ण कटिबंध है और ऊपर में उपोष्ण कटिबंध है। नीचे में उष्ण है, ऊपर में उपोष्ण कटिबंध है, जिसको हम शीतोष्ण भी बोल देते हैं। चलिए, अब हिमालय पर्वतमाला से संबंधित प्रश्न है कि भूगर्भीय और प्रकृति की दृष्टि से हिमालय किस प्रकार की पर्वतमाला है? प्राचीन अवशिष्ट है कि विश्व की सबसे नवीन युवा वलित पर्वतमाला है, ब्लॉक है कि ज्वालामुखी है? अब ये लंबा वाला उत्तर देख लिए सब। तो बी उत्तर सही है, विश्व की सबसे नवीन युवा वलित पर्वतमाला है। और ये प्राचीन अवशिष्ट में कौन सा पर्वतमाला आएगा? कौन बताएंगे, प्राचीन अवशिष्ट में कौन सा आएगा? अरावली आएगा। अरावली पर्वतमाला। अरावली आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये भी पूछता है बार बार, कई बार आया है। ब्लॉक पर्वतमाला में कौन सा आएगा? सतपुड़ा, हाँ, और विंध्याचल। बढ़िया है यहाँ पर। अब चलिए, हिमालय पर्वतमाला का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है, धनुषाकार है, चतुष्कोणीय है, वर्गाकार है? किसके जैसा है ये? धनुष के आकार का जैसा है। बहुत बढ़िया, बी उत्तर सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बी धनुषाकार सही। अगला प्रश्न देखिए 31 को। हिमालय की उत्पत्ति किस सिद्धांत के आधार पर भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से मानी जाती है? बिग बैंग सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जल चक्र सिद्धांत, तापीय संकुचन सिद्धांत? तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, ठीक है, क्योंकि बाकी के बारे में तो पढ़े नहीं है। बिग बैंग थ्योरी भी नहीं पढ़े हैं, जल चक्र सिद्धांत नहीं पढ़े, तापीय संकुचन नहीं पढ़े हैं, ठीक है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से हिमालय की उत्पत्ति हुई है, जब 2 प्लेट टकराया तब। हिमालय के निर्माण के पहले वहां कौन सा सागर स्थित था जिसके अवसादों में वलन पड़ने से हिमालय बना? अरब था, अरब सागर था कि लाल सागर था, टेथिस सागर था, कैस्पियन सागर था? इसमें क्या आ रहा है? एकदम सी, बहुत बढ़िया, मतलब एकदम आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, बहुत बढ़िया, टेथिस सागर। इसको जमाइए तो ये वाला को सही क्रम में क्या आएगा इसमें? हिमालय की श्रेणी को उत्तर से दक्षिण ना, उत्तर मतलब ऊपर, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे जमाना है उत्तर, नीचे से ऊपर नहीं जमाना है। क्या रहा है इसमें? अब देखिए, सबसे पहले तो हमको ये याद रखना पड़ेगा सबसे ऊपर में उत्तर में कौन सा है। अब निशान भी देखिए, इसमें निशान उल्टा बना दिया है ये जो, तो सबसे उधर कौन सा है? अब हाँ देखिए क्या आएगा इसमें, महान, मध्य, शिवालिक। तो हमको याद रखना पड़ेगा सबसे उत्तर में कौन सा। सबसे उत्तर में है ट्रांस, सबसे उत्तर में ट्रांस है, और सबसे नीचे में शिवालिक है। तो हम उसको देख लेते हैं, ट्रांस और शिवालिक कौन कौन से ऑप्शन में है। तो ट्रांस से शुरू है, शिवालिक में खत्म है, बी। ट्रांस से शुरू है, शिवालिक में खत्म है, डी। क्लियर है यहाँ तक? अब देखना है, ट्रांस के बाद आता है हिमाद्री या महान, जो बड़ा वाला है, बर्फ वाला है, तो वो कहां पर है? यहाँ महान है। और उसके बाद मध्य है, मध्य मतलब जो ग्रीनरी है, ये हिमाचल का क्षेत्र है, ग्रीन वाला। शिवालिक में दून और द्वार आते हैं। तो ट्रांस, महान, मध्य, शिवालिक। तो जिन्होंने बी आंसर दिया उनका सही है, बी, ट्रांस, महान, मध्य, शिवालिक। तो इसको कैसे जमाना है हमको? जो ये निशान दिया ना, बड़े से छोटा का निशान वैसे नहीं है, जो निशान जो दिया है वो गलत निशान है। निशान यहाँ केवल डेस का निशान ही रहेगा, या एरो का निशान बस रहता।
और हो सकता है एरो ही इसने बनाया हो जो दिख रहा है बड़े छोटे टाइप। तो यहाँ पर ट्रांस, महान, मध्य और उसके बाद शिवालिक सबसे नवीन। शीत मरुस्थल कहाँ को कहा जाता है? महान को कि ट्रांस को कि शिवालिक को कि मध्य को? 34। शीत जहां पर वनस्पति नहीं उग रही है, शीत मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है, कोल्ड डेजर्ट। तो बी ट्रांस हिमालय, बहुत बढ़िया, ट्रांस हिमालय इज राइट आंसर। हाँ, अब ये बताइए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन आस्टीन किस श्रेणी का हिस्सा है? महान हिमालय का है, काराकोरम का है, जास्कर का है, पीर पंजाल का है? हाँ, इसमें आंसर बताइए क्या आएगा। तो याद रखिए गाडविन आस्टीन को K2, K2 मतलब के से कारा, के से कोरम, काराकोरम, K2 दो ठोके आ गया, काराकोरम। तो बी इज राइट आंसर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस हिमालय का हिस्सा है? माउंट एवरेस्ट, जिसको नेपाल में सागर माथा कहते हैं, ट्रांस हिमालय का है कि महान हिमालय का है, मध्य हिमालय का है या शिवालिक का है? किसका है ये? ट्रांस का कि महान का, मध्य का, शिवालिक का? अब ये इतना ऊंचा है तो महान ही होगा, ये महान चोटी है, तो महान चोटी है तो महान हिमालय में होगा, जिसको हिमाद्री भी कहते हैं, हिमाद्री, महान हिमालय। बी इज राइट आंसर। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल किस हिमालय श्रेणी में स्थित है? शिमला जो है हिमाचल की राजधानी है, कुल्लू जो है वो हिमाचल का एक जिला है, मनाली वहीं का एक शहर है जो कुल्लू के अंदर में आता है, और उसके बाद मसूरी उत्तराखंड में है, और नैनीताल जो कि उत्तराखंड में है। तो ये किसका आ रहा है आंसर? तो ट्रांस में तो शीत है, तो यहाँ तो लोग जाएंगे नहीं। महान हिमालय ऊंचा ऊंचा है, बर्फ है बहुत ज्यादा, यहाँ भी जाएंगे। मध्य हिमालय है जो ग्रीनरी है, यहाँ लोग जाएंगे, इसलिए मध्य हिमालय में जाते हैं लोग, जो शिमला, कुल्लू, मनाली और मसूरी, नैनीताल स्थान है। तो बहुत बढ़िया, सी उत्तर राइट है। उत्तरी भारत का विशाल मैदान, उत्तरी भारत का विशाल मैदान में 3 प्रमुख नदी प्रणाली कौन सी है? गंगा, यमुना, गोदावरी, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तापी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। उत्तरी भारत का विशाल में 3 नदी प्रणाली वहां पर है। एक तरफ तो पंजाब बना है, पंजाब हरियाणा, दूसरे में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार, और तीसरे में असम, अरुणाचल प्रदेश वाला जो हिस्सा है वो पूरा आता है। तो इसलिए राइट आंसर इज सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो जिन्होंने सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र में लगाया है उनका करेक्ट आंसर है। 39, अत्यधिक उपजाऊ होने और भारत की 40% जनसंख्या का निवास होने के कारण उत्तरी मैदान को क्या कहा जाता है? भारत का रूर, भारत का अन्न भंडार, शीत मरुस्थल, खनिजों का घर? ए वाले भी है क्या? भारत का रूर तब बोलेंगे जब हम खनिज की बात करेंगे, यहाँ पर खनिज की बात हो रही है क्या? कहीं पर भी खनिज की बात नहीं है, तो इसलिए भारत का रूर तो आएगा ही नहीं। खनिज की बात होती तो जरूर आता। छोटा नागपुर का पठार को कहते हैं। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान जो है भारत का अन्न भंडार है, इसीलिए वहां जनसंख्या ज्यादा है। पंजाब के मैदान में नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र क्या कहते हैं? 2 नदी के बीच में जो क्षेत्र है, पंजाब में 5 नदी बह रही है, सिंधु नदी है, सिंधु छठवीं नदी, उसकी सब सहायक नदियां हैं, तो उसके बीच का क्षेत्र भाबर, दून, दोआब, चोश। दो नदी के बीच, चज, रचना जो पढ़े ना, ये सभी क्या है? 2 आब है, 2 आब। पंज आब, 5 नदी है वहां पर,
5 नदियों के बीच है, पंजाब, 2 आब, तो 2 आब जो है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है। होशियारपुर पंजाब में शिवालिक पहाड़ियों से आने वाली मौसमी नदियों द्वारा किया गया भारी अपरदन क्या कहलाता है? द्वार, कंकड़, चोस, तराई। क्या कहलाता है ये? पंजाब में जो बहुत अपरदन जो होता है वो, इसके बारे में चर्चा की है, चोस। ठीक। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस मैदान में स्थित है? गंगा के मैदान में है, पंजाब का मैदान में है, ब्रह्मपुत्र का मैदान में है, ABC। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है तो असम में है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है माजुली। तो 42 का C। थोड़ा सा और बचा, 50 प्रश्न तक है, थोड़ा सा और जल्दी से जल्दी कर लेते हैं इसको, समय भी हो गया है। मैदानों का वह बाढ़ के से ऊपर स्थित क्षेत्र जहां पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है क्या कहलाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी, खादर, बांगर, भाबर, तराई। पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या लिख देंगे? बांगर। भाबर नहीं, भाबर में कंकड़ पत्थर वाला है, बांगर है। अब हर साल बाढ़ के पानी द्वारा लाई गई नई जलोढ़ मिट्टी, तो नई जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र बांगर, खादर, भाबर, दून, इसमें क्या आएगा? खादर है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में पुराना बांगर है, नया वाला खादर है, क्योंकि खाद हर साल नया डालते हैं ना, इसलिए खादर है, बहुत खाद है, बहुत उपजाऊ है। अब उत्पत्ति की दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार किसका टूटा हुआ हिस्सा है? जो भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है, यूरेशियन प्लेट का है, गोंडवाना लैंड का है, अंगारा लैंड का है, टेथिस अवसाद है। तो गोंडवाना लैंड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया, B आप सभी लगाए। अब प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा है? अब इसका आ गया, प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय है कि गोलाकार है कि त्रिभुजाकार है कि धनुषाकार है? प्रायद्वीपीय पठार, नीचे वाला भारत का नक्शा याद करिए, नीचे वाला क्षेत्र किसके जैसा दिख रहा है? त्रिभुज के जैसा, त्रिभुजाकार। तो C इज करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है जिसका क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है? उत्तरी भारत का मैदान, हिमालय, प्रायद्वीपीय, तटीय मैदान। तो हम अभी प्रायद्वीप का बात कर रहे हैं, तो C आंसर ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको रहने दीजिए। 48 में देखिए, विश्व की सबसे पुरानी अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला कौन सी है जिसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है? अवशिष्ट पर्वत सबसे पुराना, हिमालय, अरावली, विंध्याचल श्रेणी और सतपुड़ा। तो हिमालय तो सबसे नया है, वलित है। अरावली इज राइट आंसर। विंध्याचल सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत है, दोनों ब्लॉक हैं ये। अरावली इज राइट आंसर। मालवा का पठार किस लावा चट्टानों से निर्मित है जहां कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम काली मिट्टी पाई जाती है? इसमें क्या आएगा? ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट, सैंडस्टोन। क्या आएगा? ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट। तो इसमें C आंसर, जिन्होंने C डाला है वो सही है, बेसाल्ट। अब चलिए एक और लास्ट प्रश्न है, भारत का रूर। तो भारत का रूर किसे कहते हैं? मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, बघेलखंड का पठार। तो सही उत्तर इसका है छोटा नागपुर का पठार, क्योंकि रूर जो है वो जर्मनी का एक क्षेत्र है जहां पर प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा पाया जाता है। तो चलिए यहां तक हम 50 प्रश्न कर लिए, तो बढ़िया लगा। और आपके लगभग सभी लोगों ने उत्तर सही दिया है, कुछ लोगों ने कंफ्यूजन के कारण थोड़ा दूसरा भी उत्तर दिया है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने आंसर सही दिया है। तो आप तैयारी और कीजिए, समय बहुत एक्स्ट्रा हो गया, 7 मिनट ऊपर चल रहे हैं। तो आप लगातार भिड़िए, लगातार जुड़िए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। PPT PDF शेयर हो जाएगा, उससे भी पढ़िए। तो भूगोल पढ़ना है तो देश को घूमना है, इतिहास पढ़ना है तो ऐतिहासिक स्थल घूमना है, संविधान पढ़ना है तो हमको नियम और अधिकार को जानना है, हमको राजनीति जो होती है
हमको जो चुनाव होते हैं, हमको जो न्यूज में जो दिखता है उस पर ध्यान देना है, हमको संसद टीवी देखना है, लोकसभा राज्यसभा टीवी संसद टीवी के नाम से चलता है, तो वहां से हमको जानकारी मिल सकती है। इस प्रकार हम भूगोल जो है वो कहीं पर भी रटने या उसके लिए नहीं है, उसको हमको समझने की आवश्यकता है। तो बहुत सरल है, बहुत आसानी से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो लगातार जुड़िए, समझिए, सब कुछ सरल है। निश्चित ही आप सभी का जो टेट एग्जाम है निकलने वाला है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप जुड़िए। तो चलिए, शुभ रात्रि।